हेड डाल लीजिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस है जो एनिमल के लिए हमने देख लिया है। प्लांट्स के लिए देखते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर दी टू टिश्यू, है ना। दीज आर टू कनेक्टिव टिश्यू बोल लो इसको, या वेस्कुलर टिश्यू बोल लो। ये दोनों इसके नाम होते थे, कनेक्टिव या वेस्कुलर। और इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते थे। किसी को याद है क्यों? मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स क्यों नाम पड़ा इसका। हाँ, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स बोलो, है ना। क्योंकि टिश्यूज हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो ज्यादा होंगे ही, पर क्या वो सारे सेल्स एक जैसे हैं? इफ यस तो सिंपल, इफ नो तो कॉम्प्लेक्स, है ना। तो 4 टाइप के सेल्स से जाइलम बना हुआ है, और 4 डिफरेंट टाइप के सेल से आपका फ्लोएम बना हुआ है। ठीक है, तो चलो इसमें लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का होगा, वाटर मिनरल्स का जाइलम करेगा, एंड फूड का फ्लोएम। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म में एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा जो अपन 9th क्लास में नहीं पढ़े थे। मैकेनिज्म कि ऐसा क्या हो रहा है कि पानी अपने आप ऊपर चढ़ रहा है। कोई मोटर तो नहीं लगी हुई है, जैसा हमारे घरों में लगी रहती है मोटर, जो नीचे बोर होता है तो बोर से पानी को ऊपर टंकी में चढ़ा रही है, तो मोटर लगी हुई है नीचे, होगा ना आप लोग के घरों में। तो ऐसा प्लांट्स में क्या है कि पानी अपने आप ऊपर चढ़ रहा है, बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है ना चीज। तो वो अपने आप कैसे हो रहा है? देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म जिससे पानी ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक नया पढ़ना पड़ेगा अभी। बाकी तो जाइलम फ्लोएम का जो फंक्शन आपने क्लास 9 से पढ़ा वो तो सेम है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे। इसमें दो दो हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिख लो ए डाल के, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हाइफन डाल के लिखो, द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। द प्लांट absorbs water and minerals from the soil by means of roots, by means of roots, by means of roots। तो सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता ना, वाटर प्लस मिनरल्स। आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो, मैनुअर डाल रहे हो, और पानी भी डाल रहे हो, तो वो फर्टिलाइजर और मैनुअर में जो मिनरल्स होंगे वो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं। तो अब वो सिंपल वाटर नहीं रहा, अब वो वाटर एंड मिनरल हो चुका है, जिसको अपन सैप बोलेंगे, SAP, सैप लिक्विड। और इसका ऊपर चढ़ना को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो एसेंट वर्ड यूज करेंगे, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, ओके, क्या लिखे? बाय मींस ऑफ रूट, फुल स्टॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू these nutrients are these nutrients are transported to these nutrients are transported to various parts of the plant, various parts of the plant, various parts of the plant, full stop. The phenomena of upward movement, the phenomena of upward movement, the phenomena of upward movement of water is called of water is called ascent of sap, ASCENT। ascending भी बोल सकते हो आप, ascending से बड़ा है ascent, ascent of sap, नीचे से ऊपर जाना, SAP, sap। sap मतलब वही लिक्विड को ही sap बोल रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय a complex tissue called this is done by a complex tissue called
complex tissue called xylem. कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉल्ड जाइलम. ब्रैकेट में लिखना, हम जाइलम को वुड भी बोल देते हैं कई बार. क्यों? क्योंकि ये, अगर अपन बड़ी बड़ी ट्रीज की बात करें तो उनके पूरे स्टेम में ही ये होगा पूरे, तो वो बेसिकली पूरा वुड का ही स्टेम होता है, तो अपन इसको स्टेम, ये जाइलम को वुड भी बोलते हैं. ठीक है, तो और वुड करके भी आप ब्रैकेट में लिख लेना. दिस इज डन बाय अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉल्ड जाइलम, या इसका एक और नाम है वुड, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, which is comprised of 4 type of cells, which is comprised of 4 type of cell. नाम क्या क्या थे? हाइफन डाल के चारों के नाम लिखेंगे. वेसल्स, और क्या थे? ट्रैकिड्स, फिर जाइलम का खुद का पेरेन्काइमा, हाँ, और जाइलम फाइबर्स, या जाइलम क्लेरेन्काइमा बोलोगे तो भी गलत नहीं है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स. ठीक है, ये मेनली सारे के सारे डेड सेल हैं, पेरेन्काइमा को अगर मैं छोड़ दूं तो, है ना. डेड सेल्स है, वेसल्स भी डेड सेल है, स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होता ही है. ठीक है, और पढ़ते हैं ना पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. उसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, एंड स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड सेल्स. क्योंकि उसका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन का. ठीक है, ओके. तो क्या लिखिए, चारों का नाम लिखिए ना कॉमन डाल के. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे. वेसल्स आर द, वेसल्स आर द, वेसल्स आर द डेड, vessels are the dead, comma, long sized and multicellular, and multicellular, and multicellular, full stop. They are tubular, they are tubular, tubular, ट्यूब जैसे हैं, बट एक सिंगल ट्यूब नहीं होता, अलग अलग ट्यूब होते हैं, पर दे आर जॉइंट टुगेदर. जैसे बहुत बड़ा पाइप नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या करोगे? 2-3 छोटे छोटे पाइप लेकर के जोड़ोगे, है ना. ठीक है, तो बस वैसे ही आपके वेसल भी हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो आपस में ज्वाइंट है, ताकि पानी बिना रुके ऊपर तक पहुंचे. बीच में कहीं पे होल भी नहीं होना चाहिए, वरना वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा पानी, पानी बीच में ही पहले नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो ट्यूबुलर एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, यानी कि वो ऊपर से और नीचे से खुले हुए होने चाहिए ना, तभी तो एंड टू एंड प्लेस करोगे तो पानी ऊपर जा पाएगा ना. ये पार्ट ओपन होना चाहिए ना इसका. ठीक है, प्लेस एंड टू एंड, फुल स्टॉप. इन द ट्रैकिड्स, इन द ट्रैकिड्स, in the tracheids there are perforations, there are perforations, perforations. परफोरेशन का मतलब होता है होल्स. यहां होल होंगे ताकि यही तो है वो ट्रांसफर करेगा, मतलब स्टेम तो सीधी जा रही है ऊपर, बट आजू बाजू ब्रांचेस हैं तो इनको तो सप्लाई करना है ना वाटर का, तो ये वो परफोरेशन से उनको वाटर सप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो क्या लिखे? हैव परफोरेशंस. इन ब्रैकेट देयर आर परफोरेशंस, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल होल्स. परफोरेशन का मीनिंग स्मॉल होल्स, स्मॉल होल्स. बाकी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का काम आपको पता है. पैरेन्काइमा काम करता है स्टोरेज का, और ये काम करेगा मैकेनिकल सपोर्ट देने का. ठीक है, एक एक लाइन दोनों के लिख लो. पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज, पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज, whereas fibers give mechanical support. Parenchyma helps in storage, whereas fibers help in mechanical strength, या mechanical support लिखो, helps in mechanical support, helps in mechanical support. ठीक है, अब ध्यान देना मैकेनिज्म कैसा होगा, पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है.
तो ये आपके प्लांट की रूट है ना, ये यहाँ पे सॉइल है, ये आपका स्टेम है, और ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो आपने पानी दिया सॉइल को, और पानी जाएगा रूट के अंदर थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वाह, क्या होता है फोटोसिंथेसिस अश्मन? फोटोसिंथेसिस याद नहीं है, भूल गया? कब से पढ़ रहे हैं अपन फोटोसिंथेसिस? फूड बनता है ना, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो अभी पानी अंदर घुसा रहे हैं ना, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कहा था कि हाँ, ऑस्मोसिस। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं वर्ड ऑस्मोसिस? रिद्धि, पहली बार? क्या होता है ऑस्मोसिस? वाटर सॉल्वेंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका जो रूट सेल होगा, रूट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होगी, हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको अपन, जो एसपीएम होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो सेलेक्टेड चीजों को अंदर बाहर होने देती है ना, थ्रू डिफ्यूजन एंड थ्रू ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन से गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है, इन आउट, ऑक्सीजन इन, CO2 आउट, ऑक्सीजन इन, CO2 आउट। बट व्हाट अबाउट वाटर? वाटर कैसे जाएगा अंदर? तो थ्रू ऑस्मोसिस। समझ रहे हैं क्या? मतलब सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी वो दो चीजें सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूट एंड, तो सॉल्यूट थोड़ा बड़ा होता है, भले आपको लग रहा है तो डिसॉल्व हो गया है, पर है तो उसके मॉलिक्यूल बड़े बड़े, तो वो उस परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा पाएंगे। बट वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जा सकता है, तो वाटर अंदर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये रूट पे पहुंचा, आप और पानी डालोगे तो क्या होगा? रूट पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पानी तो अंदर घुस रहा है ना, और पानी के पास तो जगह नहीं है, और वो तो अंदर ही जाएगा। तो एक फिनोमिना यहाँ पे होता है रूट प्रेशर का, कि रूट के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो वो पानी आगे बढ़ाएगा। अब भले वो आगे का पाथ वर्टिकली ऊपर क्यों ना हो, पर पानी तो आगे बढ़ाएगा, बट सिर्फ रूट प्रेशर से पानी ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, वहां पे कुछ और चीजें हमें चाहिए। तो एक तो रूट प्रेशर हो गया, सेकेंड होता है आपका ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल, दोनों वर्ड का मीनिंग आपको पता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन? फर्स्ट टाइम? हाँ, हाँ, इन इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू प्लांट्स बॉडी। जैसे हमारा पसीना निकलता है ना, ये हमारा ट्रांसपीरेशन है, पर हम ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पर्सपीरेशन, कि पानी हमारा जो बॉडी में एक्सेस वाटर है वो पसीने के फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो ऐसे ही प्लांट को भी पसीना आता है, पर उसको पसीना मत बोलना, वरना बोलोगे प्लांट इज स्वेटिंग। स्वेटिंग नहीं है ना, उनके पास जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू वही गार्ड सेल भर जाएंगे, तो वो पानी का लॉस होगा ना, उसी को ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं। तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। और पुल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पुल? खींचना। तो ट्रांसपीरेशन ऊपर पत्तियों में हो रहा है, तो उसके कारण एक पुल जनरेट होगा, जिसको हम आम भाषा में सक्शन पुल बोलते हैं। सक्शन पुल। जैसे एक और एग्जांपल समझना, आप लोग के घरों में जैसे कूलर होगा अगर, है ना, तो कूलर में पानी भरते हैं अपन, तो क्या करते हैं, नल में पाइप लगा दिए वहां पर, फिर पाइप ऑन, नल ऑन किए, और पाइप लेकर के हम कूलर में लगा देते हैं। पर जस्ट इमेजिन कि कूलर थोड़ा सा हाइट में है, कूलर थोड़ा सा हाइट में, तो आप क्या करोगे? पाइप को ऐसे लगाओगे ऊपर। अब तो जो पाइप में पानी भी तो ऐसे करके ऊपर जाएगा ना, तब पानी जाएगा कूलर के अंदर। तो यहाँ पानी को भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो वहां भी थोड़ा मुश्किल होता है पानी को चढ़ने में। तो आप क्या करते हो? कभी किया नहीं होगा शायद आप लोगों ने, तो आप क्या करते हो, जो पाइप होता है ना, उसको आप मुंह में लेकर के उसको तक करते हो, जैसे आप लोग पेप्सी पीते हो स्ट्रॉ से तक करते हो ना, तब तो वो ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, उस पाइप को मुंह में लेकर के तक करोगे, और जैसे ही पानी ऊपर तक आएगा, पीना नहीं है उसको, जैसे ही पानी ऊपर तक आएगा, आपको लग रहा है कि ऊपर तक आ गया, तुरंत उसको कूलर में डाल देते हैं। तो अब वो जाता रहेगा। अब वो जा क्यों रहा है? तो यहाँ तीसरा फिनोमिना आता है, जिसको अपन कहते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं? ये पहली बार सुन रहे हैं कि सुने हैं पहले भी? कोहेशन और एडहेशन दो टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेशन एंड कोहेशन। कोहेशन एडेशन दोनों का मीनिंग समझना। वाटर का वाटर से चिपकना, वाटर का मॉलिक्यूल अगर वाटर के मॉलिक्यूल से चिपक रहा है, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी चिपक रहा है। पर वाटर उससे भी चिपकता है, किससे? ग्लास से। आप एक ग्लास में पानी लो, खाली कर दो, देर आर सम ड्रॉपलेट स्टिल लेफ्ट इन द ग्लास, जो ग्लास के सरफेस से चिपके हुए होते हैं। ये पता है कि नहीं, देखे हो ना आप लोग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लास से वाटर चिपका, और एक होता है वाटर से वाटर का चिपकना। यानी कि अगर आप
जिसके दो मॉलिक्यूल सेम है जिनका अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन कोहेशन, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को बोलते हैं एडहेशन। वाटर का ग्लास में चिपकना कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव हमारे ये सारे होते हैं, फेविकॉल, उनमें लिखा रहता है एडहेसिव है वो, टेप, दीज ऑल आर एडहेसिव मटेरियल्स जो चिपकाने में काम आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन द सेम वे अगर वाटर ग्लास से चिपक रहा है तो दैट इज फोर्स ऑफ एडहेशन, दो अलग अलग चीजों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर वाटर वाटर से चिपक रहा है तो कोहेशन। समझ रहे, एडहेशन एंड कोहेशन। तो यहां क्या हुआ, आपने शक किया तो पानी ऊपर चढ़ा, पर एक अकेला एक मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आता, एक के पीछे एक चिपकते चिपकते पूरा वाटर का फ्लो एक साथ ऊपर आएगा। और अब एक बार चालू हो गया तो अब वो आता रहेगा, क्योंकि वो एक के ऊपर एक चिपके हुए हैं, वो जा रहा है तो उसके पीछे दूसरा भी आ रहा है, ऐसे करके सारे चिपके हुए, तो अब पानी का फ्लो चालू हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, एक तो रूट प्रेशर है, बट रूट प्रेशर इज नॉट इनफ कि पानी को ऊपर तक चढ़ा दे, तो सक्शन पुल भी जरूरी है जो ट्रांसपिरेशन के कारण हो रहा है। आप थोड़ा प्लांट के पास जाओगे और ऐसे सक करोगे जैसे पाइप को सकती हो, तो वहां सक कौन कर रहा है, वहां नेचुरली सक्शन हो रहा है, किसके कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है, ऊपर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है, और हम पानी को सक करते हैं, क्या करते हैं, ये लो प्रेशर ही तो जनरेट कर रहे हैं। आप पूरा हवा ऊपर खींच रहे हो तो आपने पूरा एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। क्यों ऊपर चढ़ता है, ये रहा आपका ग्लास जिसमें पेप्सी है, और ये रहा स्ट्रॉ। आपने यहां से सक किया, प्रेशर कम हो गया पूरा, वहां पर सक की तो पूरा एयर आपने खींच लिया ना मुंह में, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, और यहाँ क्या लग रहा है इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको तो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसके कारण ये जो प्रेशर लगा, इसके कारण जो है वो पेप्सी अंदर घुसेगी। देखिए ये प्रेशर लगा रहा है ना यहाँ पे, तो ये दोनों साइड से प्रेशर जाएगा नीचे, जिसके कारण पेप्सी ऊपर आएगी। और ऑलरेडी आपने यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करके रखा है बस सकिंग। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है कि पानी कैसे ऊपर चढ़ जाता है अपने आप, बिकॉज वहां तो कोई मोटर नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, आप बैठ करके स्टेम को सक कर रहे हो, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल जनरेट होता है जिससे पानी ऊपर जाता है। एंड जस्ट बिकॉज वाटर का कोहेसिव फोर्स अच्छा है तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें सब हेडिंग डालना, मैकेनिज्म ऑफ, इसी में अपन फर्स्ट हेडिंग में ही है ना, ए में ही है, एक सब हेडिंग डालोगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैकेनिज्म शॉर्ट में लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हाइफन डाल के लिखना। इट टेक्स प्लेस बाय, it takes place by, it takes place by transpiration pull theory, transpiration pull theory, it takes place by transpiration pull theory, which is based on, which is based on, which is based on, ए करके लिखो, ए कोहेशन, पहले कोहेशन डिफाइन करते हैं, फिर बी लिख लेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। तो पहले कोहेशन डिफाइन करना नीचे, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ के लिखो जो लिख रहे हैं ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये लाइन समझ में आई, म्यूचुअल मतलब आपस में, वाटर का अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेशन। म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ या बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेशन। क्लियर डेफिनेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेशन, फुल स्टॉप। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, this leads, this leads to the formation of, this leads to the formation of an unbroken column of water, an unbroken, unbroken मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार पानी ऊपर चढ़ रहा है बिना किसी ब्रेक के, अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम, अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल चला गया बाकी सारे नीचे रह गए, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल चिपका है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके एक कंटिन्यूअस चेन बन के पानी ऊपर चढ़ेगा। बट ऊपर क्यों चढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। तो बी लिखेगा
ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, हाइफन डाल के लिखेंगे इट इट डेवलप्स अ it develops a negative pressure, negative pressure, it develops a negative pressure, negative pressure इसलिए बोल रहे हैं कि पुश एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर है, आप दबा रहे हो, पर ये किस टाइप का प्रेशर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे वाले को अपन नॉर्मल प्रेशर बोल देते हैं कि हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, बट कभी प्रेशर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो पुल बोलते हैं, तो पुश इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर एंड पुल इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। नेगेटिव इसलिए भी आ रहा है वर्ड क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी तो टुवर्ड्स अर्थ है ना, और यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए उसको सक्शन पुल को अपन क्या बोलते हैं, अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो क्या लिखे, क्रिएट या डेवलप अ नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम सैप, इन जाइलम सैप, इन जाइलम सैप, जाइलम के अंदर जो सैप है उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। बट ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ऊपर पत्तियों में ट्रांसपिरेशन हो रहा है जिसके कारण सक्शन पुल जनरेट हो रहा है, फुल स्टॉप। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, evaporation of water molecules from cells of a leaf, from cells of a leaf, from cells of a leaf creates a suction force, creates a suction, suction, suction force which pulls water, which pulls water from xylem cells of root, which pulls water from xylem cells of root, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी तीन तरीके से हो रहा है, सिर्फ स्टोमेटा नहीं कर रहा है ना, स्टोमेटा के अलावा हमारे पास दो और पोर्स होते हैं, एक होता है क्यूटिकल और एक होता है लेंटिकल। क्यूटिकल्स लीफ में होता है अपर सरफेस में, और लेंटिकल्स स्टेम में होता है, वुडी स्टेम्स में, जिसकी स्टेम वुडी है, मतलब लकड़ी की स्टेम है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका नाम है लेंटिकल्स। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, और स्टोमेटल तो होता ही है, मैक्सिमम स्टोमेटल ही होता है बिकॉज उनका नंबर ज्यादा है, हर लीफ में स्टोमेटा है, ठीक है। तो नोट करके लिख लो एक लाइन, नोट में लिखना, नोट में there are three types of transpiration, there are three types of transpiration, हाइफन डाल के, स्टोमेटल, स्टोमेटल ब्रैकेट में थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, कॉमा क्यूटिकुलर, CUTICULAR, क्यूटिकुलर ब्रैकेट में थ्रू क्यूटिकल्स, थ्रू क्यूटिकल, CUTICLE क्यूटिकल, एंड थर्ड लेंटिकुलर, LENTICULAR ब्रैकेट में थ्रू लेंटिकल्स, थ्रू लेंटिकल्स प्रेजेंट इन स्टेम, ब्रैकेट के अंदर ही, प्रेजेंट इन वुडी स्टेम, वुडी स्टेम, ठीक है। तो ये आपका हुआ ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट लिख लो बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वुडी स्टेम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड,
ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, फूड लाइक शुगर, फूड लाइक शुगर is transported to other parts of the plant. Food like sugar is transported to other parts of the plant from leaves, बन तो वहीं रहा है, from leaves through phloem, through phloem, through phloem. Full stop. Apart from the product of photosynthesis, apart from the product of photosynthesis, comma, amino acids, जो प्लांट्स को भी प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो वो भी प्रोटीन भी बनाते हैं, पर फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, सुन रहे हैं क्या? बट प्रोटीन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन को कहां से मिलता है? एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते वो, भले एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, मैक्सिमम तो नाइट्रोजन ही है ना एयर में, 78% तो एयर में बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन ही है, बट प्लांट के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है नाइट्रोजन को ट्रैप करने की। जैसे ऑक्सीजन वो ले लेते हैं डायरेक्टली, बट N2 को डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उसके लिए वो हेल्प लेते हैं बैक्टीरिया की। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपने पढ़ा हो ना, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करते हैं, उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो N2 होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके रूट्स में फिक्स कर देते हैं, फिर वो रूट से आ जाएगा ऊपर, है ना, और इससे वो प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट ले नहीं सकते, तो बैक्टीरिया उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को सप्लाई करता है, बदले में बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है। क्या रिलेशनशिप था ये? एक नाम था इस रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड दैट बैक्टीरिया, जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। एक उसको नाइट्रोजन की सप्लाई दे रहा है, बदले में वो उसको खाना और शेल्टर दे रहा है। क्या बोलते हैं इस टाइप के रिलेशनशिप को? हाँ बोलो बोलो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दैट प्लांट एंड द बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, वो उसको रहना और खाना दे रहा है, और वो उसको प्लांट को प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखे, along with the product of photosynthesis, amino acids and other substances are also, amino acids and other substances are also, amino acids and other substances are also translocated through phloem, translocated through phloem, translocated through phloem। मतलब वहां अपन बोल रहे थे एसेंट ऑफ सैप, यहां बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दोनों के ट्रांसपोर्टेशन का नाम है, समझ रहे हैं क्या? वाटर एंड मिनरल का ऊपर चढ़ना कहलाता है एसेंट ऑफ सैप, और खाने का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनर्जी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनर्जी। मतलब अपने आप नहीं होता ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब प्लांट को एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको नहीं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनर्जी, फुल स्टॉप। sugar is shifted to phloem, sugar is shifted to phloem, sugar is shifted to phloem with the help of ATP, with the help of ATP। ATP क्या होता है? हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं के फॉर्म में तो एनर्जी को स्टोर करके रखा था। अब देखो प्लांट इसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं बनाए हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदर पार्ट्स में।
मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, इसमें प्लांट को एनर्जी लगेगी। समझ रहे हैं क्या? तो प्लांट की एनर्जी लॉस ऐसे होती है, जैसे हमारी एनर्जी लॉस कैसे हो रही है, बोलने से, चलने से, भागने से। तो ये हमारी एनर्जी लॉस के अलग अलग मीडियम्स हैं जिससे हमारे एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इन द सेम वे प्लांट की एनर्जी खाने ट्रांसपोर्ट करने में कंज्यूम होती है। ठीक है, ओके। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एनर्जी, sugar is shifted to phloem with the help of ATP. तो सवाल क्या लिखा, due to increase in due to increase in osmotic pressure due to increase in osmotic pressure, water enters into the tissue. Due to increase in osmotic pressure, water enters into the tissue. Waters enter into the tissue. Full stop. Due to this pressure, material moves from phloem. Material moves from phloem to the tissue. Material moves from phloem to the tissue. मतलब अल्टीमेटली वाटर हेल्प कर रहा है। पहले तो लीफ ने एनर्जी यूज करके फ्लोएम को खाना दे दिया। अब फ्लोएम उसको लेके जाएगा। फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल हैं, एक सीव ट्यूब, फिर एक कंपेनियन, फिर उसका भी पैरेन्काइमा और उसका भी फाइबर। अब फ्लोएम से खाना टिश्यू के अंदर कैसे जा रहा है, वो वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से जा रहा है। वाटर धक्का दे रहा है, समझिए फूड को, कि वो एक टिश्यू के अंदर जाए। ये इसका मैकेनिज्म है। जैसे हमने उसका मैकेनिज्म पढ़ा, ट्रांसपीरेशन, पुल एंड कोहेशन। इन द सेम वे इसका ये पैराग्राफ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, फूड कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनके भी चारों सेल के नाम लिख लेते हैं। फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू made up of 4 type of cells, made up of 4 types of cells, made up of 4 type of cells। हाइफन डाल के लिखेंगे सेल्स के नाम। एक सीव ट्यूब हो गया, सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, क्योंकि इनके ट्यूब्स में ऊपर पूरा ओपन नहीं है, कवरिंग है, बट उस कवरिंग में स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, इसलिए उसको सीव बोल रहे हैं। सीव मतलब क्या होता है, छन्नी। ठीक है, तो सीव ट्यूब सेल्स, कॉमा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, कॉमा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट लाइन डालो, लास्ट लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक है, इसको भी अपन प्लांट्स एनिमल दोनों में पढ़ेंगे। प्लांट्स की बात करें तो बहुत छोटा सा ही पार्ट है, क्या क्या प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं या उनके लिए क्या क्या वेस्ट है प्लांट के लिए। उनके लिए O2 एक तरह का वेस्ट है। कब? ऑक्सीजन वेस्ट कब है ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस के समय, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मेन फोकस तो उनका ग्लूकोज बनाना है ना, तो O2 वो रिलीज कर देते हैं, तो स्टोमेटा से बाहर हो जाता है, तो वो एक तरह का वेस्ट हुआ उनके लिए। सेकेंड, CO2 भी उनके लिए वेस्ट है, पर कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो हमारे लिए भी CO2 वेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब आपकी लीफ देखते हैं ना आप लोग, लीफ भी डेड हो जाती है, वो अपने आप झड़ जाती है।
बिकॉज उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेस्ट स्टोर होता रहता है। जब वो इतनी भारी हो जाती है कि इट कैन नॉट बियर मोर लोड, तो वो लीफ टूट के गिर जाती है। तो उन लीफ में भी क्या स्टोर रहता है? वेस्ट। ठीक है। उसके अलावा जो गम्स एंड रेजिन हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है, बट प्लांट के लिए वो एक तरह के वेस्ट हैं, जो उनको वो स्टेम में ला करके स्टोर कर देते हैं। हम स्टेम से उनको निकाल लेते हैं। गम्स एंड रेजिन सुने ना, ये पेपर वेपर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। पेपर हो गया, कुछ केमिकल्स हो गया, इनमें गम्स एंड रेजिन का यूज होता है। तो प्लांट के लिए तो वो वेस्ट है। ठीक है। हमारे लिए वो एज अ रॉ मटेरियल है, कुछ चीज बनाने के लिए। रॉ मटेरियल समझते हैं ना? आप कुछ चीज बना रहे हो तो उसके लिए कच्चा माल लेके आओगे ना, फिर तो उसको आप प्रोसेस करके प्रोडक्ट का रूप दोगे, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट्स के अलग अलग तरीके हैं वेस्ट बाहर करने के। ट्रांसपीरेशन भी तो एक तरह का वेस्ट ही हुआ ना। एक्सेस वाटर इज लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन, इस ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन भी वेस्ट हुआ। सेक्रीशन एक्सक्रीशन का एक तरीका हुआ प्लांट का। तो ये सारे तरीके हुए प्लांट्स के एक्सक्रीट करने के। हमारे पास क्या है? एक एक्सक्रीशन हमारा फर्स्ट हो चुका है इन डाइजेशन ओनली, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जिसका नाम क्या था? फीसेस। ठीक है। अब बचा हमारा लिक्विड वेस्ट, जो कि बाहर जाएगा थ्रू किडनी। तो ये हमारा क्या है? यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें एक पेयर ऑफ किडनी है, एक पेयर ऑफ यूरेटर है जो उस किडनी से निकलकर ब्लैडर में आएगा, एक ब्लैडर है जो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करेगा, और फिर यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर हो जाएगा। पर ये यूरिन में है क्या एग्जैक्टली exactly? तो यूरिन में होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो कि टॉक्सिक होता है। वी शुड नॉट स्टोर दैट वेस्ट इन अवर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए बोलते हैं हमें रोक के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो टॉक्सिक वेस्ट होता है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस क्यों बोले? इनके पास नाइट्रोजन है। जैसे यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2CONH2, दिस इज यूरिया। ये होता है अमोनिया। देखो आप, नाइट्रोजन है इसमें। दीज आर नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट विच हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, इसलिए एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ी। हम जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पहले उसका नीड पढ़ रहे हैं कि इस लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्यों है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, उसकी क्या जरूरत है? हमें एनर्जी चाहिए ना भाई, बॉडी को अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए, अपनी एक्टिविटी करने के लिए नीड एनर्जी। तो वो न्यूट्रिएंट से मिलेगी हमें एनर्जी, उनके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी, इसलिए हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ खाना खा लोगे तो खाने के अंदर एनर्जी नहीं है, आप खाने का ब्रेकडाउन करोगे तब एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, याद आ रहा है? तो रेस्पिरेशन करने का भी एक मोटिव है, नीड है। ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों को कराने में हेल्प कर रहा है। आपका ना न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन के बिना अधूरा है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ट्रांसपोर्टेशन के बिना अधूरा है। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड है हमारी बॉडी में। और चौथा ये कि इन सब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है, उससे कहीं ना कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना है, इसमें भी आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा। मैंने एक दिन कहा था ना जब अपन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो तीनों को कनेक्ट कर रहा है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ना एक्सक्रीशन हो पाएगा, बिकॉज वो ब्लड ही तो है जो वेस्ट भी कलेक्ट करेगा। ब्लड का काम सिर्फ यूजफुल मटेरियल का लेन देन नहीं है, वो जब यूजफुल मटेरियल देने जाता है तो वेस्ट लेके भी आता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बिना एक्सक्रीशन भी अधूरा है, डाइजेशन वाला प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन भी अधूरा है, और हमारा रेस्पिरेशन भी अधूरा है। क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंचेगा तब तो ब्रेक डाउन करोगे। ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? ब्लड, है ना? किसका ब्रेक डाउन करोगे? ग्लूकोज पहुंचेगा तब तो। ग्लूकोज कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। यानी न्यूट्रिशन का भी एंड प्रोडक्ट सेल्स तक ब्लड पहुंचा रहा है, रेस्पिरेशन का भी एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन सेल्स तक ब्लड पहुंचा रहा है, और बदले में एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट भी कौन लेकर आ रहा है? ब्लड। यही ब्लड जाएगा किडनी के पास ठनने के लिए। वहां हमारे पास फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स जो ब्लड को क्या करेंगे? छानेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके वेस्ट को अलग करेंगे, ब्लड को वापस दे देंगे, और उसी वेस्ट से बनाएंगे यूरिन।
समझ रहे हैं क्या? दैट यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट। एम आई क्लियर? और ये अगर किडनी खराब हो जाए तो, एक दो किडनी दी है ना इसके भगवान ने, कि एक खराब हो जाएगी, कम से कम एक से तो काम चलाएंगे हम। पर अगर दोनों खराब हो जाए तो डायलिसिस, यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, डायलिसिस कराते हैं कुछ लोग, लेकिन उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। अब दोनों किडनी फेल हो चुकी है तो आप ऐसे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके अगर कोई बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होते जाएगा तो दैट विल लेड टू डेथ अल्टीमेटली। तो तभी ये पेशेंट्स क्या करते हैं, दे गो टाइम टू टाइम टू अ डॉक्टर। वो उनके ब्लड को क्या करते हैं, जो किडनी काम कर रहा है वही काम एक मशीन करके देती है ना, बट वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके लिए पेशेंट को वो कुछ देर तक अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, ये मेरा 6.8 लीटर ब्लड है, छान के रखना, मैं आ रहा हूँ मार्केट से, ऐसा ना होगा। वो एक तरफ से जाएगा ब्लड, प्यूरिफाई होके दूसरे तरफ से वो एंटर भी होता जाएगा ब्लड, ताकि छन छन के आ रहा है और अंदर जा रहा है। ठीक है, चलो, तो उसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, चलो लिखना इसमें, हैंड डालिए एक्सप्रेशन। तो पहले इसका नीड लिखते हैं और फिर अपन पहले एनिमल का बात करते हैं, फिर प्लांट में आते हैं। लिखो इसमें नीचे, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, during metabolic activities of living organisms, comma, in addition to formation of, in addition to formation of useful products, in addition to formation of useful products, comma, certain harmful wastes are also formed. Certain harmful wastes are also formed. Certain harmful wastes are also formed. Full stop. The principal मतलब main, the main wastes are, the main या principal wastes are nitrogenous substances like, nitrogenous substances like, nitrogenous substances like urea, 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 comma, ammonia and uric acid, uric, uric acid. Full stop. Accumulation of these wastes, accumulation of these wastes, accumulation of these wastes may be toxic, may be toxic. Accumulation of these wastes may be toxic. Full stop. So this must be expelled out of the body. So these must be expelled out. EXPELLED. So these must be expelled out of the body. ठीक है, तो ये नीड हो गया इसका, जो मैं अभी आपको समझाया कि क्यों एक्सक्रीशन की जरूरत है, क्यों ये भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ना। अपन इस चैप्टर में चारों एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से अगर एक भी लाइफ प्रोसेस रुक गया तो आगे हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तभी एसेंशियल बोल रहे हैं। ओके, डेफिनेशन लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सक्रीशन की। द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ expelling of, the process of expelling of, the process of expelling of non-gaseous, non-gaseous nitrogenous waste, non-gaseous nitrogenous waste। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, पर सब कैसे हैं? लिक्विड वेस्ट है, गैसेस नहीं है। नॉन गैसियस नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक, वही तीनों नाम फिर से लिख लो, क्या कहते हैं तीनों नाम? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। लाइक अमोनिया,
urea and uric acid along with excess of water, along with excess of water, एक्सेस मतलब ए वाला एक्सेस नहीं रे भाई, ज्यादा वाला एक्सेस, along with excess of water, comma salt out of the body, out of the body is called excretion, is called excretion, is called excretion. मतलब हम चाहते तो हैं कि सिर्फ यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया ही बाहर जाए, बट फिल्टर कर रहे ना तो थोड़ा बहुत पानी भी बाहर जाता है, पानी के अंदर जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो भी चले जाते हैं, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको बचाने की. जब यूरिन बनता है ना तो पूरी कोशिश की जाती है किडनी के द्वारा कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर भेजने से बचाए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को बचाए, क्योंकि ये सब यूजफुल मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए. हार्मफुल तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया है. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि पानी कम से कम बाहर जाए. जीरो तो नहीं हो सकता कि पानी नहीं जाए, सिर्फ यूरिक एसिड यूरिया ही जाए, है ना, बट हम कोशिश करते हैं कि रास्ते में बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लें. अलग अलग टिश्यूज है, वो पानी को क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, ताकि पानी कम से कम जाए. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप, लास्ट लाइन लिखना. मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू, मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू, मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू, main aim of excretion is to keep a constant internal chemical composition, is to keep a constant internal chemical composition, constant internal chemical composition. ब्रैकेट में लिखो बैलेंस, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बना रहे. ऐसा ना हो कि बॉडी में वेस्ट ज्यादा हो जाए, तो उसका बैलेंस बना रहे, है ना, संतुलन बना रहे, इसलिए एक्सक्रीशन करते. तो मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू कीप अ कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन दैट इज बैलेंस, ब्रैकेट क्लोज करना, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. वरना ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो जाएंगे. ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, कॉल्ड इस प्रोसेस को या इस बैलेंस मेंटेन करने के प्रोसेस को कहते हैं अपन होम्योस्टैसिस. वही बैलेंस का ही एक थोड़ा सा टफ नाम है, होम्योस्टैसिस. HOMEO, STASIS, इसको अंडरलाइन करना, होम्योस्टैसिस. बॉडी फ्लूइड का बैलेंस बना रहे, उसमें वेस्ट ज्यादा ना हो जाए, इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड को प्यूरिफाई करना जरूरी है, वरना ब्लड का बैलेंस बिगड़ जाएगा, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, चलिए हैंड डाल लीजिए. एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन. हाइफन डाल के लिखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, it consists of following parts. 1 2 3 4 करके लिखेंगे. 4 पार्ट है. फर्स्ट लिखेंगे किडनी, किडनी. देखो हर लाइफ प्रोसेस में ना कोई एक मेन चीज होती है. जैसे कि अगर आप बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो पूरा न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा मेन रोल होता है हमारे एंजाइम्स का. एग्री करते हैं इससे? बाकी तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में पूरा का पूरा ट्यूब ही तो है. ट्यूब माउथ से चालू हो रहा है और एनस पे खत्म हो रहा है ट्यूब, पर रास्ते में कौन है जो ये हेल्प किए? एंजाइम्स. एंजाइम्स नहीं तो वो डाइजेशन के प्रोसेस को फास्टर किया ना. फिर बीच में आपके ब्लड आ गए, ब्लड ने वही खाना लेके गए इंटेस्टाइन के पास आकर के. तो मेन यहाँ पे थे एंजाइम्स. अब मैं अगर रेस्पिरेशन की बात करूं
तो वहां पे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन पार्ट होता है एल्वियोलाई, बाकी पूरा तो ट्यूब था, नाक से चालू हुआ, ट्रैकिया तक गया, ब्रोंकस तक गया, ब्रोंकस ने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे और डिवीजन हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, यहां तक पूरा का पूरा ट्यूब है, एक पाइप जैसा। पर मेन पार्ट क्या था? एल्वियोलाई, जो थिन था, है ना, और जो एयर का एक्सचेंज कर रहा था ब्लड के साथ। एल्वियोलाई नहीं होता जिसका सरफेस एरिया इतना था, ऐसा मैंने लिखा था 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं दोनों लंग्स को मिला करके, जिनका जब आप एक एक एल्वियोलाई को ओपन करोगे तो वो 100 स्क्वायर फीट का जगह घेर लेंगे, इतना ज्यादा एरिया होता है उनका सरफेस एरिया, ताकि वो मैक्सिमम एयर को एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड के साथ एक्सचेंज कर सके। मैं क्लियर? तो वहां पे एल्वियोलाई वाज द हीरो। समझ रहे क्या? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या लगता है? हार्ट बोल सकते हैं क्या? ब्लड तो है ही, बट हार्ट पंप करके ब्लड को डायरेक्ट कर रहा है ना, हर बार ब्लड हार्ट से गुजर के तो जा रहा है, कहीं भी जाना है उसको तो, कहीं से भी हार्ट हार्ट उसको बाईपास नहीं करके जा रहा है ना हार्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाईपास सुना आप लोग? बाईपास सर्जरी होती है जब हार्ट का कुछ आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, तो अपन एक बाईपास देते हैं। बाईपास का ऐसे ही मीनिंग क्या होता है? हाईवे में भी बाईपास होते हैं ना, कि जैसे किसी को भिलाई से महासमुंद जाना है तो रायपुर होते हुए नहीं जाएगा, क्योंकि रायपुर सिटी में आएगा तो बहुत ट्रैफिक होगा, तो क्या करेगा? टाटीबंध से ही ये रिंग रोड पकड़ेगा, ये बाईपास रोड है हमारा, ये पूरे सिटी को बाईपास कर रहा है, आपको सिटी से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा। तो वैसे ही बाईपास सर्जरी में भी एक अलग पाथ दे देते हैं जिससे ब्लड जाए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आर्टरी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो चुकी है, वहां से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसको एक अलग पाथ देना पड़ेगा, ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। समझ रहे हैं? इन द सेम वे सिटी में ट्रैफिक ज्यादा है, तो एक हाईवे दे दिए, बाईपास करके जाएगा, जिसको सिटी में आना ही नहीं है, जिसको महासमुंद जाना है, वो रायपुर क्यों आएगा? वो सीधा टाटीबंध से बाईपास पकड़ेगा और महासमुंद पहुंच जाएगा, उससे टाइम बचेगा उसका। तो वैसे ही यहाँ पर भी ब्लड बिना बाईपास बाईपास किए नहीं जा रहा है हार्ट को, जब तक हम हमारा हार्ट सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ब्लड हर बार हार्ट के पास आएगा, हार्ट ही उसको लंग्स के पास भेजेगा या बॉडी के पास भेजेगा, बॉडी पार्ट्स में। अगर डीऑक्सीजनेटेड आ रहा होगा तो लंग्स के पास भेजेगा, और ऑक्सीजनेटेड आ रहा होगा तो बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। मतलब हार्ट इज द मेन ऑर्गन बोल सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में। इन द सेम वे यूरिनरी सिस्टम में किडनी तो है ही, पर किडनी के अंदर एक होता है नेफ्रॉन्स। क्या होता है? ये है मेन पार्ट। न्यूरॉन से इसको कंफ्यूज मत करना, न्यूरॉन भी पढ़ा हमने, क्या होता है न्यूरॉन? हाँ, नर्व सेल। हाँ, मतलब न्यूरॉन का एक और नाम नर्व सेल है, पर ये कहां पे है? नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, इनफैक्ट पूरी बॉडी में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। आपको कहीं पे भी टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि टच हुआ है, क्योंकि वो आपके नर्व फाइबर्स हैं जो उस सेंसेशन को फील कर रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बता रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो न्यूरॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन नहीं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये किडनी में होते हैं। तो नेफ्रॉन्स आर द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ योर किडनी या योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यही है जो यूरिन बनाते हैं। उसके बाद तो पूरा ट्यूब है, यूरेटर एक ट्यूब है जो बने हुए यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाएगा। ब्लैडर एक बैग है जो उस यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा, मस्कुलर बैग है, इलास्टिक सा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन अगर आ रही है तो वो उसको इलास्टिसिटी के कारण स्टोर कर सके, वरना अगर वो इलास्टिसिटी नहीं होता तो आप थोड़ी देर भी रोक नहीं पाते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वो इलास्टिक है तो वो एक्सपैंड हो जा रहा है थोड़ा, पर एक हद तक एक्सपैंड होगा ना भाई, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रा है, वो भी एक ट्यूब है जिससे यूरिन बाहर जा रहा है, तो पूरा का पूरा ट्यूब है। समझ रहे हैं क्या? एक्सेप्ट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही है जो यूरिन बनाने में हेल्प कर रहा है। तो हर एक लाइफ प्रोसेस में, हर एक बॉडी पार्ट्स या बॉडी सिस्टम में कोई ना कोई एक मेन पार्ट है, ठीक है। जैसे लंग्स का एल्वेलाई है ना, वैसे ही किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो किडनी कहीं डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में अपन किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।